नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और उनके साथ में एक भारी भरकम मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली है, जिसमें 26 मंत्री शामिल किए गए हैं। हालांकि पिछली बार के कैबिनेट से अगर तुलना करें तो 18 मंत्री जो पुराने मंत्री थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कई सारे नए चेहरे हैं। बीजेपी की तरफ से जो शामिल किए गए मंत्री हैं उनमें कई चेहरे हैं। जेडीयू ने अपने ज्यादातर जो पुराने मंत्री हैं उनको रिटेन किया है, और इसके साथ ही एलजेपी रामविलास से भी 2 मंत्री शामिल किए गए हैं, क्योंकि खासतौर से एलजेपी काफी दिनों के बाद सत्ता में बिहार की सरकार में वापस लौटा है। जिस तरह से जेडीयू या नीतीश कुमार के साथ उनके संबंध रहे हैं उसको देखते हुए, लेकिन इस बिहार कैबिनेट में जो मंत्री शामिल किए गए हैं वो उससे सोशल कोलिशन को पूरा किया गया है, आने वाले दिनों की भविष्य की राजनीति को देखते हुए, या फिर गवर्नेंस के फ्रंट पे भी वैसे लोगों को सामने लाया गया है जिनका की ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। क्योंकि कई सारे मंत्री जो ड्रॉप किए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा लोगों को जो सवाल उठ रहे हैं वो नीतीश मिश्रा को लेकर उठ रहे हैं, कि जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे और जिनके कामकाज को बेहतर ढंग से आंका जा रहा था। तो इन मुद्दों पे हम बात करेंगे। बिहार के इस नए कैबिनेट पे कौन से मंत्री अंदर हुए, कौन से बाहर हुए, क्यों हुए, इन सारे मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। शिवपूजन झा जो पॉलिटिकल पंडित के एडिटर हैं, साथ ही आलम साहब जो कि पटना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर हैं। लेकिन सबसे पहले शिवपूजन आपसे शुरुआत करते हैं। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो बिहार में है, 2 मिनिस्टर पहले शहनवाज हुसैन बाहर हुए, फिर नीतीश मिश्रा बाहर हो गए। क्या ज्यादा जो अच्छा काम कर रहा है या ज्यादा जो पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसके दुश्मन हो जा रहे हैं, या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जब एक्सपेंशन होगा तो नीतीश मिश्रा की गुंजाइश बची हुई है, या फिर जिस चेहरों को शामिल किया गया है उनके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? पहली देखिए, 2 भाग में मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। पहला तो ये है कि आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर कितना हमलावर थे और कैसे-कैसे आरोप लगा रहे थे, संगीन आरोप। भाजपा के तमाम यहाँ की जो टॉप लीडरशिप है लगभग किसी को नहीं बख्शा था प्रशांत किशोर ने। मंगल पांडे की आप बात कर लें, आप सम्राट चौधरी की बात कर लें, विजय सिन्हा की बात कर लें, दिलीप जायसवाल की बात कर लें, संजय जायसवाल की बात कर लें। अब आप देख लीजिए, 2 उप मुख्यमंत्री संगीन आरोपों के बावजूद, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व ने कहीं भी दिमाग में ये नहीं रखा कि इनके ऊपर कुछ संगीन आरोप लगे हुए हैं। वो तो कोई फैक्टर था ही नहीं। ये तमाम फैक्टर जो करप्शन के चार्जेस थे, सीरियस चार्जेस थे, वो तो कोई फैक्टर रहा ही नहीं। वजह की 10,000 का एक स्कीम आ गया। दूसरी तरफ देखिए कि बड़े संगीन आरोप लगे थे अशोक चौधरी के ऊपर भी, और अशोक चौधरी ने तो यहाँ तक कहा था कि वो अदालत में खींचेंगे। शायद 100 करोड़ के मानहानि का नोटिस भी भेज दिया था, लेकिन फिर अशोक चौधरी भी बैक ट्रैक करते हैं। अब प्रशांत किशोर का ही हम ले लेते हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या किया। क्या अपने उस कैंपेन को, जो एंटी करप्शन कैंपेन उठाया था, एक एक करके तथ्य सामने ला रहे थे और एक एक करके नेताओं को टारगेट कर रहे थे, क्या उन्होंने अपने कैंपेन को सस्टेन रखा? तो नहीं भाई, आपने हिट किया और हिट करने के बाद आप निकल गए, शूट किया आप स्कूट कर गए। इसीलिए पब्लिक मेमोरी जो होती है वो शॉर्ट होती है, वो रिटेन नहीं कर पाया। दूसरा है कि इनमें से किसी भी, जितने भी चेहरों का मैंने नाम लिया, किसी को भी हटा पाना संभव इसलिए नहीं था। आपको याद होगा कि अमित शाह जब आए थे तो लखीसराय में हो या तारापुर में हो, उन्होंने वहां पर ये स्पष्ट कर दिया था कि दोनों रिटेन होंगे, बल्कि इनकी अहमियत जो है वो और अभी बढ़ा दी जाएगी, इनको और इंपॉर्टेंस मिलेगा। ये तो लगभग क्लियर था। अब हम जिक्र कर लेते हैं रामकृपाल यादव की एंट्री का। तो जाहिर तौर पर रामकृपाल यादव की जो एंट्री कराई गई है, किस उद्देश्य से कराई गई है, ये सारे लोग जानते हैं। 2014 में भी एक दौर था जब मैंने देखा था कि अमित शाह खुद अपने चॉपर पे रामकृपाल यादव को जगह जगह घुमाया करते थे, और उस वक्त भी वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बने थे रामकृपाल यादव। तो रामकृपाल यादव ने किसको हराया? तो रीतलाल यादव जी को हराया है। भाई, कहा यह जाता था ना कि विनेबिलिटी फैक्टर हर वक्त रीतलाल यादव के साथ रहती है, वो पूरा कास्ट कॉम्बिनेशन में।
तो मुझे लगता है कि अभी जो इस वक्त मंत्रिमंडल जिस हिसाब से उसकी संरचना की गई है, तो भाजपा ने बहुत मेटिकुलसली कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रख करके इस मंत्रिमंडल को किया है। लेकिन आपने स्पष्ट सवाल पूछा था नीतीश मिश्रा जी को लेकर के, नीतीश मिश्रा जी का वास्तव में परफॉर्मेंस काफी काबिले तारीफ था, और उसके पहले शाहनवाज जी भी थे। तो मैंने तो खास तौर से देखा था कि शाहनवाज जी कितनी मेहनत कर रहे थे, कितनी मशक्कत कर रहे थे कि ये जो स्टेट है वो इथेनॉल का हब हो जाए। वो बार बार बाहर से इंडस्ट्रीज को बुला रहे थे, यहाँ मीटिंग्स हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, यानी एक्टिविटी दिखती थी। नीतीश जी बड़ी मेटिकुलस तरीके से कोशिश कर रहे थे कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में हो जाए। लेकिन मेरा अभी भी मानना है, देखिए, कि नीतीश मिश्रा जैसे जो लोग हैं, नीतीश कुमार जब तक हैं, इनकी प्रासंगिकता रहेगी, और अब जो कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा उसमें जरूर इनको जगह दी जाएगी। प्रोफेसर साहब, आप कैसे देखते हैं जो इस पहले कैबिनेट यानी कि नीतीश कुमार का जो कैबिनेट है, इसमें जिन चेहरों को शामिल किया गया है? पहला जो सैद्धांतिक सवाल था कि जिन चेहरों के ऊपर प्रशांत किशोर ने अटैक किया था या जिनका भ्रष्टाचार में नाम आया था, या कई सारे इसमें ऐसे चेहरे हैं जिन्हें लोग बिहार में कम से कम अगर उनके डिपार्टमेंट में जाए तो उनके डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं या नीचे के लोग उन्हें भ्रष्ट मानते हैं। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार को इस नए मैंडेट के बाद, या बीजेपी को इस नए मैंडेट के बाद उन चेहरों की जगह नए चेहरे को मौका देना चाहिए था? जो ऊपर की जो टॉप लेयर है वो तो अभी बरकरार है, कम से कम अगर बीजेपी की बात करें, क्योंकि जेडीयू में कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, चाहे विजय चौधरी हो, श्रवण कुमार हो, विजेंद्र यादव हो, वो ऐसे मंत्री हैं जो 8-9 बार से चुनाव जीत रहे हैं जिनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। लेकिन बीजेपी के कई सारे ऐसे मंत्री हैं, अशोक चौधरी को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी के कई सारे मंत्री हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन तब भी उनको शामिल कर लिया गया। यहाँ तक कि स्टेट प्रेसिडेंट जो है उनको भी कैबिनेट में वापस ले लिया गया है, क्योंकि उनकी नीतीश कुमार से बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। तो आप किस तरह से इस नए कैबिनेट को देख रहे हैं? सबसे पहले तो प्रदेश की आम जनता को नए सरकार की बधाइयां। सरकार बहुत उत्साहपूर्वक बनाई गई है। सरकार के सामने बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे इंडस्ट्रीज के बारे में हमारे प्रवक्ता ने कुछ अपना वक्तव्य रखा। एक्चुअली सरकार की जो आकलन होगा, मूल्यांकन होगा, वो सरकार की सत्यनिष्ठा से जुड़ी हुई है। क्योंकि चुनाव पूर्व भी ये बहुत विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेसी बहुत अकर्मण्य हो गई है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, खास करके ब्लॉक स्तर पे जहाँ पे आम जनता का इंटरफेस होता है। तो ऐसे मामले में नौकरशाही और सरकार के बीच में एक उचित प्रॉपर जो है समन्वय होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी को एक नोटिस, प्रत्यक्ष नोटिस जाना चाहिए कि सरकार सत्यनिष्ठा के साथ काम कर रही है। साथ ही साथ जैसे आपने कहा, बताया कि भाई बीजेपी के कुछ सांसदों पे आरोप लगे हैं, और एक अशोक चौधरी जी जनता दल यूनाइटेड से भी हैं, उन पे भी कुछ आरोप लगाए गए हैं। नीतीश जी से जैसे पूर्व में भी कई ऐसे उदाहरण हैं कि अगर किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा तो नीतीश जी उसको अपना जनता के सम्मुख अपना पक्ष रखने के लिए विवश करते रहे हैं। चुनाव पूर्व भी कई बार जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ललन सिंह द्वारा भी कहा गया, नीरज कुमार द्वारा कहा गया कि भाई वो जनता के सामने अपना बात रखें, अपना पक्ष रखें। नहीं तो लेकिन मैंडेट अभी मिल गया जनता का, तो एक तरह से मान लिया गया कि भाई जनता ने जनादेश दे दिया है, और इसलिए वो सारे जो एलिगेशन है या वो सब जो आरोप लगे उनका कोई बुनियाद नहीं है। ऐसा हो सकता है पार्शियल, बट जनादेश मिलना एक अलग बात है, और वो वर्किंग जो अभी इनका फंक्शन शुरू होगा, जो कार्य जब स्टार्ट होगा, उस पे मूल रूप से जनता का ध्यान रहेगा। और इन्होंने जो जो वादे किए हैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण बिहार का विकास है। जब नीति आयोग का और कोई भी विकास का पैमाना जब हम देखते हैं तो बिहार कहाँ है वो सर्वविदित है। अब इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय ये कि 24 आवर्स इनको काम करना पड़ेगा। जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जो प्रत्याशा है, उसको फुलफिल करना ही होगा, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जिम्मेदारियां इतनी हैं
के रिसोर्सेज कैसे होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार भी सहयोगी है और डबल इंजन की सरकार है, पैसे की कमी नहीं आएगी। यहाँ पे शासन प्रशासन अच्छे से चलाने की जरूरत है, सत्यनिष्ठा के साथ चलाने की जरूरत है। बिहार का बहुत पुरानी बीमारी है बाढ़, आज तक उसका कोई सलूशन नहीं है, उसका सलूशन आना चाहिए। बिहार की शिक्षा प्रणाली, आप लोग जैसे जानते हैं कि शिक्षा है, पलायन है, कई मुद्दे हैं। और अभी हमारे विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ ने 1.5 महीना पहले एक जुलूस निकाला और डिमांड किया, भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय बने। जैसा कि सर्वविदित है कि नीतीश जी की भी चाह है कि हम जहाँ से पढ़े लिखे हैं वो विश्वविद्यालय भी केंद्रीय विश्वविद्यालय बने। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, रोजगारी, बेरोजगारी, कृषि, और सबसे बड़ी एक और चैलेंज है जो लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म को इनको बहुत ही प्लानिंग नियोजित ढंग तरीके से, जिससे जनता हरास ना हो, जैसे विगत दिनों हुआ था, बड़ा उपापोह की स्थिति हो गई थी। तो भूमि सुधार पे ही बड़ा नियोजित ढंग से काम करना हो। तो जहाँ बाढ़ नियंत्रण या बाढ़ नियोजन की एक काम है, शिक्षा का काम है, रोजगार का काम है, पलायन का काम है, पूर्ववक्ता ने उद्योग की तरफ इशारा किया। और अच्छे कार्य को तो पुरस्कार देना ही पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा अच्छे व्यक्तियों का। नीतीश जी के चूंकि नेतृत्व में ये सरकार बनी है, तो मैं आशा करता हूं कि सरकार चहुमुखी विकास की ओर अपना ध्यान आकर्षित करेगी। शिवपूजन, पूरे कैबिनेट में जो कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ उसमें सबसे स्मार्ट तो कुल मिला के उपेंद्र कुशवाहा निकले। अपनी पत्नी को टिकट दिलवा दिया, एमएलए बन गई। बेटा जो कि ना एमएलए है, एमएलसी है, लेकिन चूंकि चुनाव के दौरान बीजेपी ने कमिट किया था कि आपको एक एमएलसी पोस्ट दिया जाएगा, तो इसलिए बेटे को मंत्री बनवा दिया। तो कुल मिला के काफी स्मार्टनेस के साथ उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कार्ड खेले। जाहिर तौर पर मजे हुए खिलाड़ी हैं उपेंद्र कुशवाहा। पिछली बार गलती उनसे हो गई थी, 2014 में भी केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन उसके बाद फिर कहाँ वो खीर पकाने में व्यस्त हो गए थे, तो क्या हसर हुआ था उपेंद्र कुशवाहा का। अब लगता है कि शायद ऐसी गलती ना करेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा देखिए, बहुत खुश तो नहीं थे सीट बंटवारे के बाद, लेकिन अमित शाह यहाँ पर चूंकि कैंप कर रहे थे, तो उपेंद्र कुशवाहा हो या जितेंद्र राम मांझी हो, तो अमित शाह ने सबको मनाया और एक तरीके से जो मैसेज गया कि पांचों पांडव मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जाहिर तौर से बड़े पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, कयास तो ये बहुत लग रहा था। कल तक बल्कि इस बात पर चर्चा हो रही थी कि शायद पत्नी को वो बना देंगे। लेकिन अब देखिए ना कि बिना कहे हुए, बिना जाहिर किए हुए उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी। बेटा को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फिर मिलना ही है ना। बिल्कुल, बेटा को मंत्री बना दिया, जो कि अभी एमएलसी भी नहीं है। और जो कमिटमेंट बीजेपी ने कहा था, कई बार लगता है कि कमिटमेंट चुनाव के बाद पूरे नहीं होते, तो उन्होंने पहले ही ये शर्त रखी थी कि ठीक है, बेटा को मंत्री बनाएंगे। बिल्कुल, तो बहुत केयरफुली खेले हैं वो, बहुत केयरफुली खेले हैं। और बीजेपी क्यों नाराज करेगी? देखिए, कास्ट इक्वेशन में अब आप गौर कीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव हार गए थे। शाहबाद में क्या प्रदर्शन हुआ था पूरा आप ये ध्यान करें, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकते हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में इस चीज का तो बहुत ख्याल रखा कि जो भी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हो सकते हैं उसको किसी भी तरीके से एलिनेट ना किया जाए। तभी आप देखते हैं कि जो प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत दर्ज करती है, 10% के आसपास का मत प्रतिशत का जो अंतर आया है, वो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स की वजह से हुआ है। एक तरफ आप चिराग पासवान को ले लें या उपेंद्र कुशवाहा का कंट्रीब्यूशन ले लें, जीतन राम मांझी का कंट्रीब्यूशन ले लें, और सबसे बड़े तो नीतीश कुमार का कंट्रीब्यूशन आप ले लें। तो चाहती है भाजपा की देखिए मजबूत स्थिति में यहाँ रहे, और ये मजबूत स्थिति में अगर रही, इसी वजह से आप देखते हैं विपक्ष का ये हाल हुआ कि वो कहाँ से मिट गई। और जिस तरह से इनको लिया गया है, 3 महिलाओं को लिया गया, और खास करके दिग्विजय जी की बेटी को लिया गया है, तो आपको लगता है कि एक लॉन्ग ड्यू था और रेणु देवी का ड्रॉप किया जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि बीजेपी को नए चेहरों को मौका देना था, जो एस्पिरेशनल इंडिया है, एस्पिरेशनल बिहार है, और उनका जो क्रेडेंशियल है वो शूटर हैं और दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, तो ये सारे क्रेडेंशियल कहीं ना कहीं उस एस्पिरेशनल जो यूथ फैक्टर है उसको कैटर करने के लिए उन्हें इंक्लूड किया गया। देखिए, युवा है वो तो, और द वे शी हैज कैरियर हरसेल्फ,
मैं विधानसभा की कवरेज में जब जाता था तो मैंने देखा था किस तरीके से बातों को या फिर अपने मुद्दों को वो रखा करती थी, तो ये एक्सपेक्टेड लाइन पे था। मेरे लिए बहुत बड़ी सरप्राइज की बात नहीं थी कि उनको जो है मंत्रिमंडल में जगह दी गई। महिलाओं पर जाहिर तौर पर इस तरीके की बात होनी ही थी, महिलाओं का इंडक्शन जो है इसमें मंत्रिमंडल में होना ही था, क्योंकि अभी आप देखिए ये चुनाव हो क्या गया था शंकर जी। 10,000 स्कीम पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। वहां पर आपने देखा कि नीतीश कुमार ने कैसे 2005 से लेकर के अभी तक अपनी एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई, जो लगता है कि उनके साथ अब बिल्कुल चिपक सा गया है, इंटैक्ट है, सॉलिड है, रॉक सॉलिड है। हमारा अब तो चर्चा कर रहे थे ना, आज से 4-5 महीने पहले इसी बात की कि फटीग फैक्टर है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, सारा फैक्टर्स हवाई खत्म और प्रचंड बहुमत के साथ नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेते हैं। तो महिलाएं कहीं ना कहीं महिलाओं का इनको जबरदस्त साथ मिला। अब आप देखिए क्यों नहीं मिलेगा, 2005 से ही जो स्कीम्स इन्होंने चालू किए थे, पहले आप साइकिल और पोशाक योजना कर लें, तो वो बच्चियां जो स्कूल जाया करती थी आज वो वोटर हैं और नीतीश कुमार को लेकर के, या जिनको रिजर्वेशन मिला, जितने भी लोकल बॉडीज के चुनाव और इन सब में रिजर्वेशन मिला, पुलिस में बहाली में आप देख लें, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब्स और भी जो है उसमें देख लें, डोमिसाइल नीति का लागू करना, तो बेनिफिशियरी अंततः महिलाएं अगर हो रही हैं तो फिर उनका जो है रुझान जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की तरफ होगा। अब नीतीश की सरकार बन रही है, महिलाओं की आप अनदेखी करेंगे तो चर्चा का विषय तो होगा। लेकिन एक चीज और गौर करने वाली बात है, आप देखिए कि एक मुस्लिम जमा खान साहब की भी एंट्री हुई है, जमा खान साहब की भी एंट्री हुई, ये चर्चा भी बड़ा मुझे लगता है कि दिलचस्प होगा। जमा खान की एंट्री कहां से हुई, तो जदयू के कोटे से हुई है, जदयू के ही ये है। जमा खान बीच में बताए जा रहे थे तो वो थोड़े से नाराज भी चल रहे हैं, खासकर जब वक्फ बिल आया था तो शायद उस समय भी उनकी नाराजगी थी, नाराजगी उनकी थी। अब उनको फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कराया गया। अब मैं आपको बताता हूं, इसको मैं मतलब ऑथेंटिकेट तो नहीं कर सकता, लेकिन वीआईपी के एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी। उनका कहना था कि पसमानदा में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका बहुत बड़ा एक तबका, वो तो मुझे आंकड़ा भी दे रहे थे, तकरीबन 20 से 22% वो जो है नीतीश कुमार की तरफ लीन किया है। मैं भी उसको लॉजिकली उसको सोचने की समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये जो गवर्नमेंट के बेनिफिट वाले स्कीम्स हैं उसकी वजह से हुआ, क्या ये इस वजह से हुआ कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहते हुए भी अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को मेंटेन कर रहे हैं, क्या वो इस वजह से हो रहा है कि वक्फ कानून के बेनिफिशियरी तो पसमानदा समाज है नहीं, और खास करके सीमांचल के क्षेत्र में आप जाएं तो ये उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। शायद इन फैक्टर्स को दिमाग में लेकर के महिलाओं ने नीतीश कुमार की तरफ वोट डालना ज्यादा पसंद किया। दूसरा, लोगों को ये भी तो एहसास होने लगा था ना चुनाव आते आते, जिस हिसाब से महागठबंधन ने अपने हथियार डाल दिए थे, 10-12 दिन तक कहीं कोई एक्शन नहीं हो रहा था, संवादहीनता की स्थिति हो गई थी। फिर राहुल गांधी फिर से एक बार एंटर करते हैं, उसके बाद आके करते क्या है, भाई सिमरिया घाट में आप डुबकी लगा लेते तो शायद कुछ बेनिफिट हो जाता, आप जाकर के तालाब में डुबकी लगा करके तैर रहे हो, मछली पकड़ रहे हो, तो लोगों ने आपको झींगा ही पकड़ा है। अब आप स्थिति को ऐसे समझिए कि महागठबंधन एक तरीके से चुनाव आते आते तक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने अपने हथियार डाल दिए। जितना हम देख रहे थे कि तेजस्वी यादव की रैलियां हो रही है, वहां पर जितना एग्रेसिव पोलराइजेशन आपको दिख रहा था, उसी हिसाब से रिवर्स कंसोलिडेशन भी होता जा रहा था, रिवर्स पोलराइजेशन भी होता जा रहा था। और इन सब के बीच में इस तरीके का बयान वीआईपी के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी, सीनियर लेवल के नेता, और बड़े तथ्य के साथ वो बात करते हुए कह रहे थे, तो मैं बात हो गया सोचने के लिए कि लॉजिकली इट साउंड्स अपीलिंग। अब तो खैर आंकड़े का विश्लेषण चल रहा है, आंकड़े किस तरीके के आते हैं उसके विश्लेषण के बाद ही मैं उस नतीजे पे पहुंच पाऊंगा। लेकिन देखिए जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है शंकर जी, मुझे लगता है कि बहुत चीज साधने की कोशिश की गई है इसमें। हम नीतीश कुमार के कैबिनेट की बात कर लें, यानी जदयू की हम बात कर लें, या फिर इधर की बात कर लें, बीजेपी की बहुत चीज साधने की कोशिश की गई है। अभी किनको किनको ड्रॉप किया गया है उस पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा इसलिए भी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अभी एक वास्ट स्कोप है। अभी कुछ लोगों को इनकलकेट करना था, जैसे रामकृपाल यादव को इनकलकेट किया, लेसी को अगर कर लिया, तो ये एक सिंबॉलिज्म था, ये एक मैसेज देने की कोशिश थी, नया चेहरा भी हो सकता है। तो अभी मैं इस पर चर्चा बहुत ज्यादा नहीं करूंगा कि जो नाम ड्रॉप आउट हुए तो उनके पीछे कारण क्या है, परफॉर्मेंस मुद्दा था या फिर नीतीश कुमार उनको पसंद नहीं करते थे।
बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर पसंद नापसंद की बात करें तो नीतीश कुमार को तो कभी भी विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी भी पसंद नहीं थे। भाजपा ने एक तरीके से तो कहा जाता है ना कि टू टाइटन द न्यूज अराउंड नीतीश कुमार, भाजपा ने उन दोनों को ला करके खड़ा कर दिया था और वो हमेशा हमलावर दिखा करते थे तब जब नीतीश कुमार राजद के साथ थे। बिल्कुल। तो 2-3 जो मैसेज बड़े साफ दिखते हैं इस कैबिनेट में। पहला कि कंटिन्यूटी। आप देखें कि जिस तरह का जो पावर स्ट्रक्चर था उसमें कोई बहुत ज़्यादा छेड़-छाड़ नहीं किया गया है कि जो मंत्री जो टॉप लेयर के जो मंत्री हैं, वो कैबिनेट में मौजूद हैं। उसी तरीके से जो पावर स्ट्रक्चर में स्पीकर का पोस्ट बीजेपी के पास में था, तो बीजेपी के पास में रहेगा। जो होम मिनिस्ट्री जो नीतीश कुमार सँभालते रहे हैं, शायद उसमें भी तब्दीली न होने की संभावना के बराबर है। तो प्रोफेसर साहब आप कैसे देखते हैं इस कई सारे लोग ये मानते हैं कि जो होम मिनिस्ट्री नीतीश कुमार के पास में इतने सालों से है, वो कहीं न कहीं बीजेपी या किसी ऐसे मंत्री के पास जाना चाहिए था, जो कि उसको बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से क्योंकि बिहार में ठीक है, जंगल राज तो खत्म हो गया और लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर स्थिति है, लेकिन पिछले 1, 2, 3 सालों में देखें कि वहाँ पर जिस तरह के अभी भी क्राइम होते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि एक प्रोएक्टिव मिनिस्टर जिसके पास में होम मिनिस्ट्री हो और वो थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतर करे और टाइट करे। शंकर जी, सबसे बड़ा प्रश्न जो भविष्य को देखते हुए लग रहा है कि 2 दलों ने मिलकर के सरकार बनाई मुख्यतः, यदि और 3 को छोड़ देते हैं, बीजेपी और जदयू, इनके दोनों के मूल्यों में तो अंतर है, कार्यप्रणाली में भी अंतर है। ये इन दोनों के मूल्यों का टकराव को कितने अच्छे से समाधान करके ये सरकार चलती है, सारी ये कैबिनेट की सरकार की सफलता इस पे निर्भर करेगी। क्योंकि राजनीति कभी भी स्टैटिक नहीं होता, हमेशा डायनामिक है। समय और काल परिस्थिति के हिसाब से आगे सबकी नीति रणनीति बदलते रहती है। तो ये देखने का समय होगा कि एक तरफ सेकुलरिज्म के पुरोधा माने जाते हैं, सोशल जस्टिस के पुरोधा नीतीश कुमार माने जाते हैं। दूसरे तरफ हिंदुत्व के पैरोकार बीजेपी मानी जाती है। कई ऐसे मंत्री हैं, बहुत सारी जो है कि आज ही गिरिराज किशोर का एक बयान आया बंगाल को लेकर के, घुसपैठिया को लेके, बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे वगैरह-वगैरह। तो इन दोनों का समय कैसे समन्वय बना करके सरकार अपने लक्ष्य को भेदती है। बड़े-बड़े वादे हैं, जनता की महत्वाकांक्षा अब कार्य के आधार पे है। देखिए इस बार पहली बार ऐसा मुझे लगा कि धर्म और जाति काम नहीं की है। हमारे पूर्ववक्ता कह रहे थे कि पसमानदा की मुसलमानों ने वोट दिया है और जमा खान की नाराजगी वो वक्फ बिल को लेकर के है। जमा खान की नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन पसमानदा जो 85% पॉपुलेशन मुसलमानों की है, वो पसमानदा वक्फ की जमीनों पे ज्यादा लाभ उठाया करते हैं। चाहे उनका शिक्षा दीक्षा मदरसा में हो, कब्रिस्तान जो वक्फ की गई है, दफन होने के लिए कहीं और नहीं जाते, उसी कब्रिस्तान में जाते हैं, दरगाह पे जाते हैं। तो वक्फ की जमीनें और वक्फ की जो लाभ है वो पसमानदा ग्रुप अगर संख्या में देखें तो सबसे ज्यादा उठाता है। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पे कहना बड़ा उचित होगा कि मुसलमानों में अधिकांशता तो नहीं, लेकिन एक सब्सटेंशियल पोर्शन है, एक बहुत बड़ा तबका है जो नीतीश कुमार को एक क्रॉस द कास्ट कम्युनिटी रिलीजन लाइन जाकर के वोट दिया है। हमारे ही घर की बच्चियां हैं, जिन बच्चियों को मालूम है कि 35% महिला का रिजर्वेशन है। आज भारतवर्ष में पुलिस महिला सबसे ज्यादा बिहार राज्य में है। हाँ, ये सब जो आप कहानी बता रहे हैं, ये इस पूरे चुनाव में बहुत सारे कम लोगों ने इसको पॉइंट आउट किया कि अगर पटना में ही घूमें, तो गांधी मैदान में जहाँ पे युवक जो हैं, वो तैयारी करते हुए मिल जाते हैं, दौड़ते हुए, लेकिन मरीन ड्राइव पे लड़कियाँ मिल जाती हैं, जो पुलिस में जिनका रिक्रूटमेंट हुआ है। तो नीतीश कुमार ने पुलिस में और दूसरे उपक्रमों में जिस तरह से महिलाओं की वैकेंसी और उसको एम्पावर किया कि उनकी ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो, ये एक बिल्कुल बड़ी स्टोरी है जिसकी तरफ जो नेशनल मीडिया उसका ध्यान नहीं गया। जी, जी, आपने सही फरमाया शंकर जी। एक्चुअली
नीतीश कुमार की जो नीति है ना, वो पितृसत्ता से निकाल कर करके एक न्याय संगत महिलाओं की भूमिका का निर्वाह करना है। और इस आप उनकी नीतियों को देखिए, देखिए सरकारी कर्मचारियों को जो माता बहनों को माहवारी आती है, उसके लिए 2 दिन का स्पेशल लीव है। मैं पटना विश्वविद्यालय में अध्यापक हूँ। मुझे साल के 12 सीएल मिलते हैं, आकस्मिक अवकाश। महिलाओं को ये 12 तो मिलते ही हैं, उसके अलावा प्रति माह 2 अवकाश स्पेशल लीव के नाम से मिलता है। ये बड़ा ही उचित निर्णय और महिला को मनोवैज्ञानिक रूप से उभारने वाला निर्णय है। ऐसा यही नहीं है, आप जीविका दीदी देखिए। जीविका दीदी जो गांव में पितृसत्ता के अंदर आंगन में चरदीवारी के अंदर बंद थी, उनको एम्पावर करके वो एक नेतृत्व गांव के स्तर पे ही सही, एक छोटे स्तर पे ही सही, वो नेतृत्व करने की अवसर प्रदान किया। आज जीविकाओं की संख्या 1,42,00,000 है, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा जीविकाएं हैं। 1,42,00,000 उनकी संख्या है। और आप लोग जैसे सब जानते ही हैं कि इन जीविकाओं दीदी ने महत्ती भूमिका अदा की है अपना नेतृत्व चुनने में, और ये चुनाव को लोकतंत्र को सफल बनाने में उनका एक अपना योगदान है। और ये सबसे अच्छी बात जो लगी, ये कास्ट और रिलीजन के ऊपर उठ करके इन महिलाओं ने काम किया है। तो महिलाओं जो 49% 50% की आबादी इनकी है, जो हमेशा गौन रहा करती थी, अब कोई राजनीतिक दल इसको गौन नहीं मानेगा, ये फ्रिंज एलिमेंट नहीं मानेगा। ये एक मतलब कहीं एम्पावर्ड वोटर्स हो गई हैं। आने वाले समय में बहुत सारे अन्य राज्यों में भी देखिएगा कि महिलाओं पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो रही सवाल महिला के प्रति जिम्मेदारी की भी, ये जो 10 हजरिया की बात सर ने कही, वो सही है, बहुत बड़ा काम किया है उसने। लेकिन उसके साथ सरकार के ऊपर एक लायबिलिटी भी है। अब 6 महीने के अंदर में ठीक है, जो क्वालिफाई करेंगी, मान लिया कि 1 लाख को मिला, तो 50,000 लोग जो भी हों, अपने 50% लोगों को भी क्वालिफाई करके 2 लाख रुपया उनको देना होगा व्यवसाय करने के लिए। तो ये सरकार अपने संसाधनों का कैसे समुचित उपयोग करेगी, बहुत सारी चीजें निर्भर करती है भविष्य में। लेकिन जैसा मैंने एक बार फिर मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि सरकार अगर राजनीतिक खींचातानी में रह गई, बीजेपी वर्सेस जेडीयू, जेडीयू वर्सेस बीजेपी, तो सरकार अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करेगी और जनता में घोर निराशा जाएगी। सरकार को सचेत रहना चाहिए, और जो बिहार की आवश्यकताएं हैं, मांगे हैं, जरूरतें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करके सरकार आगे बढ़े और पार्टी पॉलिटिक्स से उठ करके अब एक सरकार के ऐसा काम करे। शिवपूजन, ये सवाल को मैं दोबारा रिफ्रेज करके कहता हूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में या राजस्थान में बीजेपी ने एक रिस्क लिया कि जो कैबिनेट फॉर्मेशन हुई उसमें मुख्यमंत्री से लेकर जो पूरी कैबिनेट थी उसमें जो पुराने चेहरे थे, जो सीजन पॉलिटिशियन माने जाते हैं, उनको बहुत कम जगह मिली। ज्यादातर नए चेहरे को मौका मिला। जैसे मध्य प्रदेश में आप देखें कि नरेंद्र सिंह तोमर एक जमाने के कद्दावर नेता, तो उनको स्पीकर बना दिया गया। वैसे ही उसमें प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय, 2-3 चेहरों को छोड़ दिया जाए जो अनुभवी चेहरे हैं, ज्यादातर नए लोगों को मौका दिया गया। वैसे ही राजस्थान में भी बीजेपी ने ये रिस्क बिहार में क्यों नहीं उठाया? वही मंगल पांडे, वही विजय सिन्हा, वही सम्राट चौधरी, ठीक है एक कुशवाहा फैक्टर के कारण उन्हें बीजेपी ग्रूम करना चाहती है तो वो रखा जा सकता था, लेकिन जो बाकी टॉप लेयर के जो मंत्री हैं उन्हीं चेहरों को बीजेपी रिपीट कर रही है। तो आप कह सकते हैं कि ये विनिंग टीम थी, कंटिन्यूटी बीजेपी दिखाना चाहती थी कि नीतीश कुमार ने भी अपने मंत्रियों को रिपीट नहीं किया, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, तो बीजेपी भी अपने जो टॉप चेहरे हैं उनको रिपीट कर रही है। लेकिन बीजेपी के पास जो मैंडेट था वो अगले 5 साल के लिए अपने लीडरशिप को कल्टिवेट करने के एजेंडा के तहत नए लोगों को, जिनका की गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड या फिर जो कि अच्छे बेहतर पढ़े लिखे हैं, जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं, ऐसे नए लोगों को मौका दिया जा सकता था। बिल्कुल दिया जा सकता था। मुझे लगता है कि यहाँ पर कास्ट सोशल इक्वेशंस के तमाम डायनेमिक्स को समझते हुए बीजेपी ने बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया है। देखिए, बड़ी बात यह है कि एक दौर था ना शंकर जी के सुशील मोदी थे, काफी ऊंचा कद था, और मुझे लगता है नीतीश कुमार के बाद उनके कद का ही जिक्र होता था। वो एक ब्रिज का काम करते थे हर वक्त, बीजेपी
और जदयू के इसमें। तो आपने देखा होगा जब तक सुशील मोदी थे तो वो जो कहते हैं पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन वो बहुत कम होता था। तो प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि समन्वय कब तक रहेगा, कब तक सरकार चलेगी या फिर कुर्सी बचाने की ही कवायद होगी। इसकी आशंका तो जाहिर की ही जा रही है ना कि कब मन फिर भटक जाएगा, कहाँ अटक जाएगा, कहाँ खींचतान होगी। अभी खींचतान तो 3-4 दिन से हो ही रहा था स्पीकर के पोस्ट को लेकर के, होम मिनिस्ट्री के पोस्ट को लेकर के भी। तो बीजेपी अभी इस स्टेज पर बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना कि लीग से अलग हट करके कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। कोएलिशन पॉलिटिक्स में, कोएलिशन धर्म में है और क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार के भी अपने प्रेफरेंसेस हैं। नीतीश कुमार की भी जो है वो प्रेफरेंसेस को उसको भी कंसीडर किया जाता है। मैं नहीं बता सकता कि किन किन मंत्रियों को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा अगर उनको रहने ही दीजिए, ऐसा नीतीश कुमार पहले भी करते आए हैं। तो ये जितने भी लोगों का हम जिक्र कर रहे हैं ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को इस स्थिति में लाया है कि अभी बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर करके आई है। बीजेपी उनकी अनदेखी नहीं कर सकती थी। हाँ, बीजेपी अगर अकेले अपने दम पर यहां सरकार बनाने की स्थिति में आती है जब, तो फिर बीजेपी उस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कर सकती है। अभी फिलहाल जो स्थिति है इस स्थिति में मुझे लगता है कि मिला जुला करके चाहती है बीजेपी, क्योंकि केंद्र में भी सरकार जदयू के की वजह से निर्भर है। यहां पर क्यों किसी भी वोटर, किसी भी तबका को एलिनेट करे। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर अगर हम चले तो नीतीश के बाद कौन, और नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है वो किस तरफ आएगा। तो बीजेपी बहुत मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत चल रही है और धीरे धीरे करेगी। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात आपने की कि बीजेपी क्या अपने किसी भी लीडर को उस तरह से डेवलप कर पाएगी जो नीतीश के स्टेचर को मीट कर सके। सुशील मोदी के बाद मुझे अभी कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा है जो नीतीश के इर्द गिर्द भी पहुंचा हो। तो यहाँ पर बीजेपी को बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उस पर भरोसा भी जताना पड़ेगा ताकि उनका कद बढ़ा करके नीतीश कुमार के समकक्ष लाया जा सके। अभी बाकी जो नेता है वो मोर और लेस बौने ही साबित होते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी था बीजेपी के लिए। बीजेपी अगर चाहती तो इस मौके पर वो अपना जो एक इमर्जिंग कोई लीडर था उसको हंट कर सकती थी और उसको ग्रूम कर सकती थी। चलिए, तो कुल मिलाकर जो नीतीश सरकार का जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है उसमें 2 फैक्टर को खास तौर से, एक कंटिन्यूटी और जिन्होंने काम किया उन्हें रिवॉर्ड किया जाए ताकि उनका उत्साह बना रहे, और साथ ही सोशल कोलिशन, सामाजिक समीकरण जो बीजेपी 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी के दिल्ली पदार्पण के बाद बीजेपी इस पे काफी ध्यान देती है। हालांकि प्रधानमंत्री ने थोड़े दिन पहले कहा कि बिहार में कास्ट को लोगों ने हरा दिया है, डेवलपमेंट के एजेंडे पे जनता ने वोट किया है, लेकिन जब बीजेपी अपनी कैबिनेट का निर्माण करती है वहां पे सोशल कोलिशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है कि किस तरह से जो उनका सोशल बेस है उसको कैसे एक्सपैंड किया जाए, उसमें बढ़ोतरी की जाए। और इसलिए रमा निषाद जो शामिल हुई है उस इलाके से, जो निषाद कम्युनिटी से आती हैं और जिनकी रैली में नीतीश कुमार ने संजय झा के को हाथ झिड़क दिया था, नीतीश कुमार रमा निषाद को माला पहनाना चाहते थे, उनकी भी कैबिनेट में वापसी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि निषाद वोट से लेकर किस तरह से कोयरी, कुशवाहा और तमाम जो जातियां हैं बिहार की राजनीति में प्रभुत्व रखती हैं, इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं, उन सबको बीजेपी ने साधने की कोशिश की है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुभजन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।